हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है सेकंड जीके इन हिंदी यूट्यूब चैनल पर। तो हमने क्राउन सामान्य ज्ञान का भारतीय संविधान का चैप्टर 1 जो है पहले वीडियो में देखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो क्राउन सामान्य ज्ञान का रितेश कुमार का भारतीय संविधान का विकास चैप्टर का फर्स्ट पार्ट हमने देख चुके हैं, जो 1858 का भारतीय शासन अधिनियम तक हमने इस वीडियो को बना चुके हैं। अब यहाँ से जो है नेक्स्ट पार्ट 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम स्टार्ट करने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गवर्नर जनरल भारतीय परिषद अधिनियम का 1861 गवर्नर जनरल की कार्यपालिका परिषद का विस्तार किया गया तथा उसमें 5वां सदस्य को शामिल किया, जो एक विधेयता का पद था। तो यहाँ पर इससे पहले जो है 1833 का चार्टर एक्ट था, उसमें जो है 3 सदस्य, एक विधि सदस्य, 4 सदस्य था। इसमें एक और सदस्य जोड़ा गया जो 5वां सदस्य था, जिसे विधि वेता के पद दिया गया। ठीक है। विधि कार्यों के लिए कम से कम 6 सदस्य तथा अधिक से अधिक 12 सदस्यों का सम्मिलित किया गया। जो एक सदस्य 5वां सदस्य जोड़ा गया, उसमें जो है उसको जो है अंदर जो है कम से कम 6, ज़्यादा से ज़्यादा 12 सदस्य रखने का अधिकार दिया गया। पहली बार भारत में प्रतिनिधित्व संस्थाओं एवं मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव रखी गई। तो इसमें पहली बार प्रतिनिधि संस्थाओं मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव रखी गई। गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार मिला। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आपको जो सबसे ज़्यादा अगर कहीं पूछा जाता है 1861 के अधिनियम से, तो ये पूछा जाता है कि अध्यादेश जारी करने का अधिकार गवर्नर जनरल को किस चार्टर्ड एक्ट या अधिनियम के थ्रू मिला था। तो आपको मारना है 1861। एंड गवर्नर जनरल को बंगाल, उत्तर प्रदेश, सीमांत प्रांत और पंजाब में विधान परिषद स्थापित करने का शक्ति प्रदान की गई। तो यही 3-4 पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय परिषद अधिनियम 1892। तो गवर्नर जनरल की परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाकर कम से कम 10 और अधिक से अधिक 16 कर दी गई। यहाँ जो है 1861 में जो था वो कम से कम 6 और ज़्यादा से ज़्यादा 12 था। यहाँ पे कम से कम 10 और ज़्यादा से ज़्यादा 16 कर दिया गया। इसी प्रांतीय परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। वो जो बताया कि 6 से 10 और 12 से 16 कर दिया गया। परिषदों की शर्तों एवं प्रतिबंधों के साथ वार्षिक बजट पर विचार विमर्श करने का, प्रश्न पूछने का शक्ति दिया गया। इसमें जो है परिषद में जो शामिल थे उनको जो है वार्षिक बजट पे विमर्श और प्रश्न पूछने का शक्ति दिया गया। लेकिन अभी भी वो वोट नहीं कर सकते थे कोई बजट, कोई भी वो अधिनियम पास करने में। उनको बस प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। अब अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत किया गया। यहीं से अगर आपको ध्यान होगा तो अप्रत्यक्ष प्रणाली चुनाव जो हम लोग 1881 में सुनते हैं कि लॉर्ड मेयो के टाइम में चुनाव प्रणाली स्टार्ट किया गया, तो उसी टाइम जो है ये 1892 में एक अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली स्टार्ट किया। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के थ्रू ही आज भी हमारे यहाँ राष्ट्रपति का चुनाव होता है, राज्यसभा के जितने सदस्य हैं उनका चुनाव होता है। उनके अप्रत्यक्ष मतलब जो पब्लिक के प्रत्यक्ष ना हो। जैसे लोकसभा का सदस्य प्रत्यक्ष चुनाव के थ्रू होता है, लेकिन राज्यसभा का अप्रत्यक्ष चुनाव के साथ होता है। अब चलिए, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 लॉर्ड मार्ले एंड मिंटो रिफॉर्म इसको बोला जाता है। तो इसमें जो है मार्ले जो है, मिंटो तो उस टाइम का गवर्नर था, वायसराय, गवर्नर नहीं वायसराय, लेकिन मार्ले जो था वो राज्य सचिव था। इसीलिए दोनों को मिलकर ये जो रिफॉर्म किया गया, इसलिए इनको मार्ले मिंटो रिफॉर्म कहा जाता है। तो 1909 के अधिनियम द्वारा भारतीयों को विधि निर्माण तथा प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। इस अधिनियम में पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक चुनाव का सुविधा प्रदान की गई। ये अगर आपने कभी भी कोई एग्ज़ाम दिया होगा तो ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि पूछता है कि पृथक चुनाव का मंडल का सुविधा कब प्रदान की गई। तो मार्ले मिंटो सुधार के अधिनियम 1919 के द्वारा।
इस अधिनियम ने केंद्रीय एवं प्रांतीय विधायी शक्ति को बढ़ाया एवं परिषद के सदस्यों को बजट विवेचना करने तथा उसे प्रश्न पूछने का अधिकार। इसमें जो है केंद्रीय एवं प्रांतीय विधायी शक्ति को बढ़ाया दिया गया और परिषद के सदस्य जो थे उनको बजट पर प्रश्न पूछने और विवेचना उस पर कुछ अपना जो है आलोचना करने का अधिकार दिया गया। सत्येंद्र नाथ को गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी का प्रथम भारतीय विधि सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। ये आप ध्यान रखिए, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, कभी पूछ सकता है कि सत्येंद्र सिन्हा जो थे प्रथम जो है गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी का प्रथम भारतीय विधि सदस्य नियुक्त किया गया। भारतीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 60 की गई और 9 पदेन सदस्यों की प्रावधान किया गया। चलिए अब भारतीय परिषद अधिनियम 1919 जिसमें मॉन्टेग्यू एंड चेम्सफोर्ड, फिर यहाँ मॉन्टेग्यू जो है वो राज्य सचिव है, चेम्सफोर्ड जो है वायसराय है। तो इस अधिनियम के तहत द्विसदनीय व्यवस्था की गई। ये पोर्शन बहुत इम्पोर्टेंट है। एक केंद्र में द्वैत शासन वो अलग चीज़ है, ये द्विसदनीय मतलब कि 2 सदन, जिससे कि हमारे यहाँ भी जो है राज्यसभा विधान सभा है उस टाइप का जो है सदन का जो व्यवस्था है द्विसदनीय व्यवस्था की गई। इसी में आपको आगे नीचे देखने को मिलेगा कि प्रांतों में द्वैत शासन। तो केंद्रीय विधान परिषद का स्थान राज्य परिषद यानी उच्च सदन तथा केंद्रीय विधान सभा को निम्न सदन वाले द्विसदनीय विधानमंडल ले लिया। जो यहाँ पर बताया है द्विसदनीय विधानमंडल, इसमें राज्य परिषद इसको उच्च सदन कहा जाता था, केंद्रीय विधान सभा जिसको निम्न सदन कहा जाता था, वही द्विसदनीय विधानमंडल का जो है व्यवस्था की गई। राज्य परिषद में सदस्यों की संख्या 60 थी, जिसमें 84 सदस्य निर्वाचित होते थे और राज्य परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष का होता था, जो हमारे यहाँ जो होता है उसी तरह। केंद्रीय विधानसभा में सदस्यों की संख्या 145 निर्धारित की गई, जिसमें से 104 निर्वाचित है और 41 मनोनीत है। इसका कार्यकाल 3 वर्ष। ये आपको ध्यान में नहीं रखना है, बस ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपको कि द्विसदनीय व्यवस्था, ये आप ध्यान में रखिए। ये आपको रेयर केस में पूछने का चांसेस है, तो इसको ध्यान में रखिए। हाँ, एक और बात, अगर दोस्तों अगर आपको स्पीड का प्रॉब्लम किसी को हो रहा है, स्लो स्पीड का, तो यूट्यूब में राइट साइड में एक 3 डॉटेड होता है, वहाँ से आप स्पीड बढ़ा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत स्टूडेंट को स्लो भी पढ़ाना होता है, तो आप स्पीड बढ़ाने का सुविधा है तो आप बढ़ा दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सदस्यों का चुनाव सीमांकित निर्वाचन क्षेत्र द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाना था। निर्वाचन के लिए अहर्ता संप्रदाय समूह निवास एवं संपत्ति पर आधारित थी। अब द्वैत शासन जो जिसको इस एक्ट द्वारा 8 प्रमुख प्रांतों में इन्हें गवर्नर के प्रांत भी कहा गया। द्वैत शासन की पद्धति शुरू की गई। प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया, एक आरक्षित विषय, एक हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषय इसमें भू राजस्व, वित्त, कानून व्यवस्था, सिंचाई, खनिज संसाधन, न्याय, पुलिस एवं उद्योग आदि आते थे। द्विसदनीय व्यवस्था जो था उसमें एक जो है जो प्रांत जो था, जो प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था और एक केंद्र में, तो जो 1919 के थ्रू जो प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था था उसके अंदर 2 भाग बांटा गया। एक आरक्षित विषय जिस पर आरक्षण वाला काम करेगा, एंड एक हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषय में भू राजस्व, वित्त, कानून व्यवस्था, सिंचाई, खनिज ये सब आते थे। हस्तांतरित में शिक्षा संबंधी जो नाप तौल ये सब, जिसको पढ़े लिखे लोग ज़्यादातर करते हैं, उसके लिए लोक स्वास्थ्य, कृषि, मापतौल ये जो है हस्तांतरित में था। आबकारी आदि प्रमुख थे। आरक्षित विषयों का प्रशासन गवर्नर अपने कार्यकारी परिषद द्वारा करता था तथा हस्तांतरित विषय का प्रशासन निर्वाचित सदस्यों द्वारा करता था। ठीक है। इस अधिनियम द्वारा पहली बार भारत में लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। ये पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा कि पूछ देता है लोक सेवा आयोग का गठन जो है किस अधिनियम के थ्रू हुआ था, तो 1919 के द्वारा। और साथ ही पहली बार लोक लेखा एवं वित्त समिति का गठन हुआ। लोक लेखा एवं वित्त समिति का भी गठन इसी के द्वारा हुआ। और भाषाई आधार पर राज्य का पुनर्गठन की सिफारिश मॉन्टफोर्ड रिपोर्ट 1918 द्वारा ही की गई थी। चलिए अब आते हैं भारत शासन अधिनियम 1935। 1919 देख लिए, उसमें जो है जो कुछ इम्पोर्टेंट बात है कि पहले कि द्विसदनीय व्यवस्था हो, यानी कि सदन 2 सदन
उसके बाद जो है द्वैध शासन, डबल जो है द्वैध शासन वाला, जो कि प्रांतों में द्वैध शासन, ये दो इम्पोर्टेंट है जो कि आपको ध्यान रखना है। और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, आपको पता ही है, मॉन्टेग्यू राज्य सचिव था, चेम्सफोर्ड वायसराय। भारत शासन अधिनियम 1935, ठीक है। तो भारत शासन अधिनियम 1920 से 35 तक राष्ट्रीय आंदोलन का परिणाम था। यह विधेयक 2 अगस्त 1935 को पारित हुआ। प्रस्तावना रहित यह अधिनियम ब्रिटिश संसद के इतिहास का सबसे बड़ा एवं सबसे जटिल प्रलेख था। इसमें 14 भाग, 10 परिशिष्ट, 321 धाराएं तथा 10 अनुसूचियाँ थी। भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा काफ़ी हद तक इस अधिनियम के पर आधारित है। इस अधिनियम में जो यहाँ पे बताया है कि 14 भाग, 10 परिशिष्ट, 321 धाराएं एंड 10 अनुसूची, जो आज के जो है हमारा संविधान है उसमें जो है 14 भाग के जगह पे अभी 22 भाग हैं। धाराएं भी कुछ बढ़ा है और अनुसूची 12 हो गई है। तो यहीं से जो है हमारा जो संविधान का मोस्ट पार्ट जो है 60 to 70% ये भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। जो 14 भाग था सेम टू सेम 14 भाग को ले लिया गया, अनुसूची जो 10 था वो उसको ले लिया गया, तो यहाँ से लिया गया था। इस अधिनियम का सबसे उल्लेखनीय व्यवस्था यह थी कि ब्रिटिश प्रांतों तथा संघ में शामिल होने के लिए तैयार भारतीय रियासत को अखिल भारतीय संघ बनाने का प्रावधान मिल गया। अखिल भारतीय संघ बनाने का प्रावधान जो है किस अधिनियम में मिला था, वो 1935 में। प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर प्रांतों में पूर्ण उत्तरदायी सरकार बनाई गई एवं द्वैध शासन व्यवस्था अब केंद्र में लागू की गई। सुरक्षा, वैदिक संबंध, धार्मिक मामलों को गवर्नर के हाथों में केंद्रित किया गया और अन्य मामलों को गवर्नर जनरल की सहायता के लिए एक मंत्रिमंडल की व्यवस्था की गई। तो यहाँ जो है प्रांतों में द्वैध शासन था 1919 के अधिनियम में, उसको समाप्त कर दिया गया और वहाँ पे एक उत्तरदायी सरकार बना दिया गया और जो है केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था किया गया। और जितने भी सुरक्षा, वैदिक, धार्मिक मामला था उसको गवर्नर जनरल के हाथ में दे दिया गया, वो अपने मंत्रिमंडल के थ्रू कंट्रोल करता था। संघीय न्यायालय की स्थापना की गई जिसके विरुद्ध अपील प्रिवी काउंसिल लंदन में की जा सकती थी। इस अधिनियम के तहत वर्मा को भारत ने अलग कर दिया और उड़ीसा तथा सिंध दो नए प्रांत बनाए गए। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का एक और अधिक विस्तार किया गया। प्रधानमंत्री और मंत्री जैसे शब्दों का प्रयोग पहली बार 1935 के अधिनियम में किया गया। अब लास्ट जो है स्वतंत्रता, भारत का स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो माउंटबेटन के आधार पर ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 18 जुलाई 1947 को पारित किया। इस योजना को 3 जून 1947 को प्रस्तुत किया गया। इस अधिनियम में 2 डोमिनियन स्टेट पाकिस्तान और भारत का स्थापना किया गया। 14 और 15 अगस्त 1947 को तारीख निर्धारित की गई। बंगाल और पंजाब में 2-2 प्रांत बनाए जाने का प्रावधान किया गया और पूर्वी बंगाल और सिंध और असम का सिलहट जिला पाकिस्तान में शामिल होना था। 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश क्राउन का भारत पर आधिपत्य समाप्त हो गया। भारत रियासत इन दोनों डोमिनियन में किसी एक में शामिल हो सकती थी और दोनों डोमिनियन के लिए एक अलग गवर्नर जनरल होगी, इसकी नियुक्ति महामहिम द्वारा किया गया। दोनों डोमिनियन की स्वतंत्र सत्ता की मान्यता दी गई और उन्हें कॉमनवेल्थ के अलग अलग होने का अधिकार भी दिया गया, ब्रिटिश कॉमनवेल्थ से। दोनों राज्यों को अपने लिए पृथक संविधान सभा के गठन का अधिकार दिया गया। दोनों राज्यों के सीमा के निर्धारण के लिए सर रेडक्लिफ की अध्यक्षता में सीमा आयोग, ये क्वेश्चन पूछता है कि सीमा आयोग जो है किसके अध्यक्षता में गठन किया गया था, तो सर रेडक्लिफ के द्वारा। जो रेडक्लिफ लाइन जो है भारत पाकिस्तान को जो बांटता है उसी में सीमा आयोग का गठन किया गया था। तो यहाँ पर 1947 में बस यही है कि हमारा जो है भारत को 2 पार्ट में डोमिनियन स्टेट में बांट दिया गया। उसके लिए 2 अलग अलग गवर्नर का जनरल का स्थापना किया गया और उसका जो है बांटने का जो सीमा निर्धारण के लिए सर रेडक्लिफ को एक आयोग का गठन करने का दिया गया जिसको सीमा आयोग कहा जाता है। तो ये था हमारा आज का ये भारतीय संविधान का विकास का चैप्टर 1 का भाग 2।
यहाँ ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर अच्छा नहीं भी लगे तो आप डिसलाइक कर सकते हैं, लेकिन कारण ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम भी कोशिश कर रहे हैं। हमसे भी गलती हो सकती है, इस गलती को सुधारा जा सकता है। तो ज़रूर आप कमेंट करें अगर कहीं पर कोई दिक्कत है तो। चलिए, धन्यवाद। और ज़्यादा से ज़्यादा आप प्यार कीजिए कि हम ऐसे ही वीडियो बनाते रहें और आपको ये सुविधा मिलते रहे।